गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रेट लाइन 3D का थर्ड लेक्चर। ठीक है, हम लोग अभी तक उसमें डिस्टेंस, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज वगैरह अच्छे से पढ़ लिया था। लाइंस के बीच का एंगल्स निकालना, एंगल्स में जब डायरेक्शन कोसाइन यूज होगा तब हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो यूज होगा तब हम कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है अपने फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में। आज ये आखिरी और थर्ड लेक्चर है स्ट्रेट लाइन इन 3D का। ठीक है, इसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और कुछ अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी सीखने की कोशिश करेंगे जिसमें कम टाइम में हमारा आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है बच्चों, चल उसके पहले हम तुमको थोड़ा सा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो वाला लेक्चर अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले जाके और लेक्चर 2 देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। अदरवाइज इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ये बोलूँगा कि ये मैंने पढ़ाया है, ये मैंने पढ़ाया है, तो तुमको कन्फ्यूज़न होगा। इससे अच्छा है पहले आप उस लेक्चर को पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन इन 3D, अपन ने स्ट्रेट लाइन इन 2D पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, 2D स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर y माइनस वाई वन एम टाइम्स x माइनस एक्स वन, ऐसा तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये हमने 11th में पढ़ा था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक, बट यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो 3D स्ट्रेट लाइन है। उसके लिए क्या होगा, हमको एक पॉइंट दिया जाएगा जो कि 3D में होगा। 3D मतलब होता है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें। ठीक है, मान ले रहे हैं अपन को एक पॉइंट दिया गया है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के अपन दो फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म में और उसके बाद पढ़ेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D इन वेक्टर फॉर्म। अब हमने बोला कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा और वो पॉइंट है ए। ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन है वो है बी। ये हमने दो चीजें दे रखी हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक पॉइंट ए से पास कर रहा है, ठीक है, और जिसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन के पैरेलल है। अब ये जो लाइन तुमको दी गई है बेटा, ध्यान सुनना, ये जो लाइन दी गई है तुमको, इसका डायरेक्शन वो तुमसे कई तरीके से तुमको दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो बोले एक स्ट्रेट लाइन है और वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। तो इसका जो डायरेक्शन दिया जाएगा, जो भी डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो दिया जाएगा, तुम इसके डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब तुम स्ट्रेट लाइन इन 3D इक्वेशन फाइंड करने जाओगे तो जब से सबसे बड़ा तुम्हारा फाइट होगा वो सिर्फ डायरेक्शन को पता करना होगा। पॉइंट तो बहुत इजीली तुम्हें दिया ही जाएगा। ठीक है, तुम्हारा मेन जो मकसद होगा किसी तरीके से डायरेक्शन मिल जाए, और वो डायरेक्शन किसी न किसी तरीके से तुम्हें दिया जाएगा, तो तुमको चेक करना होगा कि किस फॉर्म में हमको ये डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, तो हमने डायरेक्ट दे दिया है कि एक लाइन है, एक पॉइंट है ए, पोजीशन वेक्टर होगा, और एक वेक्टर है बी जो कि इस लाइन के पैरेलल है, यानी इसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर मान सकते हैं। हमने क्या किया, इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लिया और उसको हमने आर मान लिया, ये भी पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी वेक्टर हम यूज कर रहे हैं सब पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ये r माइनस ए एक लेंथ वेक्टर निकाल लिया। लेंथ वेक्टर मतलब ये होता है, अब ये लेंथ वेक्टर आ गया। ठीक है, दो पोजीशन वेक्टर का जब तुम डिफरेंस निकालते हो तो वहां से वहां तक का वो लेंथ वेक्टर आ जाता है, ये वेक्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे। अगर दो वेक्टर पैरेलल है या फिर कोलिनियर है तो इसमें तुमने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि अगर एक वेक्टर m है और एक वेक्टर n है और ये दोनों कोलिनियर या पैरेलल हैं, तो इनको एक दूसरे के फॉर्म में कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। यानी m वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो। ये तुमने वेक्टर में पढ़ा होगा। वही सेम चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि एक वेक्टर है जो कि दिखा हुआ है b वेक्टर,
और एक वेक्टर कौन सा है, r माइनस ए वेक्टर। अब ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है, तो हम एक दूसरे को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ऐसा हमने लिख दिया। अब हमको चाहिए था आर वेक्टर, यही तो अपना लाइन है की इक्वेशन है, तो आर वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में तुम्हें कभी भी लिखा जाएगा इक्वेशन, तो एक तो तुम्हें वहां पे पॉइंट पता होना चाहिए, है ना, एक पॉइंट पता होना चाहिए, और ये क्या है, डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या होता है, डीआरएस, और या फिर डायरेक्शन रेशियो मतलब कितना, डीसीज, डायरेक्शन कोसाइन, दोनों दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आएगा वो डायरेक्शन आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो पॉइंट आएगा, ऐसे ही लिख देना, यही आंसर है, इसी फॉर्म में आंसर लिखा जाता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्म में आंसर लिखा जाएगा। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आएगा वो जहां से वो लाइन पास कर रहा है यानी पॉइंट, और यहाँ पे आएगा वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन की वो लाइन क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे खास बात पता है क्या है, जो लाइन होगा और जो डायरेक्शन होगा दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, लाइन और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए, तुम किसी तरीके से उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर ढूंढ ले जाओ, कैसे भी करके, वो डायरेक्शन की तरीके तुम यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इसको पूरा नहीं हटाते हैं, छोटा सा ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ताकि थोड़ा सा तुमको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक पॉइंट है ए, वो है आई कैप, 2j कैप और 3k कैप। ठीक है, ये एक पॉइंट है, यानी यहां से लाइन पास कर रहा है, और वेक्टर बी दिया गया है कि इसके पैरेलल है वो, और वो है 2i 3j 4k, यानी लाइन जो है इसके पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू दिस लाइन जो भी दिया गया है। ठीक है, तो अब ये तुम्हें पॉइंट पता है कि वो जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, और इस वेक्टर के पैरेलल है, वेक्टर के पैरेलल है या इसके अलोंग है, वो सब डायरेक्शन के लिए दिया जाता है, कुछ भी वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें बस सिंपल यही लिख देना है, ये वाला, यानी वो लाइन की इक्वेशन आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए, मतलब पॉइंट कितना है ये, बस इसी को लिख दो यहाँ पे, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन ये है, इसको लिख दो 2i प्लस 3j प्लस 4k, बस खत्म, ये अपना इक्वेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में, ये इक्वेशन आ गया वेक्टर फॉर्म। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल सा है, बस तुम्हें एक पॉइंट ढूंढना है और एक डायरेक्शन ढूंढना है। डायरेक्शन तुमको कई तरीके से दे सकता है, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, डायरेक्शन पता करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अगर तुम्हें बेसिक से चीजों को पता है तभी तुम डायरेक्शन फाइंड कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो वो खुल के डायरेक्शन नहीं देगा कि ये इसका डायरेक्शन है, बताओ इक्वेशन क्या आएगी। चलो ये अपना था वेक्टर फॉर्म स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं शायद दिमाग में चमक आ जाए। चलो दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, एक लाइन है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, समझने की कोशिश करना बेटा इसको, क्वेश्चन बढ़िया है। एक लाइन है, वो एक गिवन पॉइंट है, मान लो 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, यहां से पास कर रहा, हमने लाइन भी बना दिया, ये लाइन है, अपन को इसके इक्वेशन चाहिए, इसका इक्वेशन बताना है, और बोला गया है कि ये लाइन जो है इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक लाइन मान ले रहे हैं, एक वेक्टर है, मान लो ये आई कैप जे कैप माइनस 3k कैप, और एक वेक्टर मान ले रहे हैं ये है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ध्यान सुनना बच्चा, अब यहां पे फिर बात वही आ रही डायरेक्शन पता करने की। बोला गया है कि एक लाइन है
जो इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वैसे तो बहुत बेसिक तरीका हो सकता है भैया कि हम इसका डायरेक्शन रेशियो मान ले, डायरेक्शन रेशियो मान ले और इससे हम डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दें, जैसा कि हमने एंगल बिटवीन लाइंस देखा था। बट उससे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हमको पॉइंट तो दिया ही गया है ना, पॉइंट तो दिया ही गया है, हमको जरूरत किस चीज का, सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है, और वो भी उसने दो वेक्टर अपन को दे रखा है, एक ये और एक ये, और दोनों वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कोई वेक्टर एक ए है और एक वेक्टर कोई बी है, जब तुम ए क्रॉस बी निकालते हो तो फाइनल जो वेक्टर आता है, ए क्रॉस बी मान लेना एक वेक्टर आया होगा पी, तो जो पी होता है वो परपेंडिकुलर ए होता है और परपेंडिकुलर बी होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जब तुम ए क्रॉस बी करते हो तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर निकल के आता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको फील करना, यहां पे एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो अब जब इसका तुम क्रॉस करोगे, इसका और इस वेक्टर का क्रॉस करोगे, तो पहले दोनों परपेंडिकुलर थे तो अब इसके पैरेलल आ जाएंगे, क्योंकि जो क्रॉस वेक्टर आएगा वो इसके और इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो इसके इसके जो परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो पहले से इसके परपेंडिकुलर है, यानी दो लाइन से परपेंडिकुलर है किसी गिवन लाइन से, तो यानी दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। फील करना, जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये लाइन है, ठीक है, ऐसे जा रहा मान लो ये लाइन, और ये दो वेक्टर है, एक मान लो ये वेक्टर है और एक ये, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा ना, ऐसा इस टाइप का, देखो ये एक लाइन है, फिल करना, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे तो आएगा, यानी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा i प्लस जे माइनस 3k का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, 2i माइनस 3j प्लस k के साथ। तो वो अब वो जो ये वेक्टर आएगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल हो गया तो मतलब इस लाइन का डायरेक्शन तुमको मिल गया, वो पॉइंट तुमको पहले से पता है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे वो हम समझा देते तुमको, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता ही होगा सबको। यहाँ पे लिखेंगे हम आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। यहाँ पे पहले आई का कोएफिशिएंट 1 है, ये तो फिजिक्स में भी तुमने सीखा होगा, बाकी वेक्टर में तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ही होगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ से जो तुम्हें मिलेगा वो इस लाइन का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसका जो भी आंसर आए, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान ले इसका आंसर आ गया 3i माइनस 4j प्लस 5k। ठीक है, तो जो इसका ये आया आंसर वो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, यानी बी वेक्टर तुमको मिल गया जो तुम बहुत देर से ढूंढ रहे थे, वो यही है 3i माइनस 4j प्लस 5k, और वेक्टर ए ये दिया गया है, उसी फॉर्मूले में रख दो। कौन सा फॉर्मूला, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, इसमें रख दो, ए मिल गया है, बी मिल गया है। बी थोड़ा सा मशक्कत करने के बाद मिला है, क्योंकि 3D है तो अब तुम्हें थोड़ा सा तो परेशान करेंगे ही। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक छोटी सी बात तुम्हें ये रखना है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लाइन के पैरेलल हो जाएगा, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर किसी लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो उन लाइंस का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो जो वेक्टर आएगा वो उस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, और अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो यानी उन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो बस बी हमें ढूंढना होता है, कोई भी एक ऐसा वेक्टर मिल जाए जो गिवन लाइन के पैरेलल हो, बस डायरेक्शन मिल गया यानी बी मिल गया। ए तो तुम्हें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में हमने इक्वेशन पढ़ी है, वेक्टर फॉर्म में 3D की इक्वेशन निकालना। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा,
एक तुमको पॉइंट दिया जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में और एक तुम्हें डायरेक्शन दिया जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म मतलब होता है जैसे 2, 3 ये पॉइंट है, वेक्टर फॉर्म में तुम इसी को 2i+3j लिख सकते हो, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में जैसे मान लो तुमको एक पॉइंट दिया गया है, मान लो एक वेक्टर a है i कैप -3j कैप +4k कैप, ये एक पोजीशन वेक्टर है, यानी ये एक पॉइंट है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख। तो इसको जब तुम कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो i का कोएफिशिएंट 1 है, j का कोएफिशिएंट -3 है और k का कोएफिशिएंट 4 है, यानी इसका कार्टेशियन फॉर्म में ये a कैसा दिखेगा 1, -3, 4, ठीक है। वैसे डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन वैसे ही दिख जाएगा ABC के फॉर्म में। तो अभी हम अपन को इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने मान लिया एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो एक गिवन पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रहा और जिसका डायरेक्शन रेशियोज दिया हमने a b c। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में, ध्यान रखना बेटा, अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो इस पॉइंट को तुम ये लिख दो, वेक्टर a इज इक्वल टू x1i y1j z1k, और डायरेक्शन को वेक्टर b मानते हो ना तो वेक्टर b लिख दो, a i कैप b j कैप और c k कैप। कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको तुमने किस में कन्वर्ट कर लिया, वेक्टर फॉर्म में। यानी अब तुम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दो उसको, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, a की जगह पे पूरा आ जाएगा x1i y1j z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ai bj और ck, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में वेक्टर फॉर्म में बस i j k लग जाता है, कार्टेशियन फॉर्म में कॉमन लगा रहता है, इससे बस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुमको, ठीक है। ये हमने फिर से उसी वेक्टर को लिख दिया, यानी कार्टेशियन फॉर्म से हमने वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया। अब एक जनरल पॉइंट था 3D में, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पॉइंट जब हम मानेंगे तो उस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे x1i y1j और z1k, क्योंकि जो पॉइंट है ना जहां से लाइन पास कर रहा वो एक्चुअली ये है ना, x1, y1, z1 कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे दिया गया है। तो इसको तुम वेक्टर से जब कंपेयर करोगे तो वेक्टर में तो ऐसे लिखोगे, और डायरेक्शन तुमको ABC दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, लैम्डा टाइम्स वेक्टर ये वाला लिख दिए, यानी AI BJ और CK। और यहाँ पे एक जनरल पॉइंट है R जनरल पॉइंट मतलब क्या होगा, X भी होगा Y भी होगा और वहां पे Z भी होगा, X I कैप Y J कैप और Z K कैप। बात क्लियर है कि यहाँ तक, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अब ध्यान से देखना, I वाले जो हैं उनको हम एक तरफ कर ले रहे हैं, ठीक है। यहां से I वाला जो आएगा, एक I का कोफिशिएंट यहां से X आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, -x1 आ जाएगा। J वाला इससे हम निकाल ले रहे हैं, J वाला यहाँ से Y आ जाएगा और ये इधर जाएगा तो -y1 हो जाएगा। फिर K वाला देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा K कैप, यहाँ से आ जाएगा Z और यहाँ से आ जाएगा Z1, और इधर क्या आ जाएगा, I के साथ लैम्डा A और फिर J के साथ लैम्डा B और फिर K के साथ लैम्डा C। अब दो वेक्टर बराबर हैं तो I का कोफिशिएंट इसके I के कोफिशिएंट से बराबर होगा, J का कोफिशिएंट इसके J के कोफिशिएंट से बराबर होगा और K का कोफिशिएंट इसके K के कोफिशिएंट से बराबर होगा। तो बराबर कर देना इसको, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C। यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन A, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो आएगा y माइनस y1 अपॉन B, और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो आएगा z माइनस z1 अपॉन C। ठीक है, क्योंकि ये तीनों लैम्डा की वैल्यू है तो अगर लैम्डा इसके बराबर, ये लैम्डा इसके बराबर, ये लैम्डा इसके बराबर, तो ये आपस में सब बराबर होंगे। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सा शकल का एक इंसान आएगा जिसको बोलेंगे x माइनस x1 अपॉन A,
बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी बराबर लैम्डा। ये इतने ही पार्ट को तुम बोलते हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे पॉइंट और डायरेक्शन को वेक्टर फॉर्म में रखा गया है, यहाँ को पॉइंट के फॉर्म में और डायरेक्शन को डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में रखा गया है। अब यहाँ पे जो कुछ आया है ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियो भी हो सकता है और डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन है ये पता करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उन तीनों का स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो रही है तो समझ लेना कि जो दिया गया है वो डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है, और अगर 1 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। दोनों में से कोई भी दिया जाए हमसे इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। डायरेक्शन के हमको मिल ही जाएगा, वो डायरेक्शन कोसाइन से भी मिल सकता है और डायरेक्शन रेशियो से मिल सकता है। उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। यानी अब अपन ने स्ट्रेट लाइन की दो फॉर्म पढ़ी है। पहला हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा है, वो है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। इसमें ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन है। और एक हमने पढ़ा x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। अब ये जो ए बी सी है ये क्या है, डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है या फिर डायरेक्शन कोसाइंस भी हो सकता है। कब क्या होगा ये हमने तुमको बता दिया है। और ये जो x1 है और ये जो y1 है और ये जो z1 है, ये वो पॉइंट है जहां से लाइन पास करेगा। ध्यान रखना, x1 y1 z1 जिस दिन तुम निकालोगे ना, वो यहाँ पे कोफिशिएंट हरदम 1 होना चाहिए तीनों का, ठीक है। और यहाँ पे इसके जस्ट बाद माइनस होना चाहिए, यहाँ पे उसके बाद जो यहाँ बचेगा वो पॉइंट होगा जहां से वो लाइन पास कर रहा है। इस बात को एक बार रिपीट करके फिर से सुनना जो मैंने बोला है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म था, ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। अब मेन जो मकसद है हमारा सिर्फ इस पे क्वेश्चन करना है और इस पे क्वेश्चन करना है। कभी क्वेश्चन इस पे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसमें कन्वर्ट करो, कभी इसमें दिया जाएगा, बोला जाएगा इसमें कन्वर्ट करो। और कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे सुंदर तो वेक्टर फॉर्म होता है, ना कुछ मल्टीप्लाई करना है ना कुछ कैलकुलेट करना है, चुपचाप लिख देने का, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं इसमें भी, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, find equation of straight line passing through 1 4 3 and whose direction ratio 1 minus 1 3। ठीक है, सिंपल है भाई। इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो कुछ करना ही नहीं है। x1 y1 z1 तुमको पता है, x1 y1 और z1 ये किसके बराबर है, 1 4 3। और ए बी सी डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन वो किसके बराबर है, 1 माइनस 1 3। बस सिंपल फार्मूला तुमको पता है, x माइनस x1 होता है, नीचे a आएगा, फिर y माइनस y1 होगा, नीचे b आएगा, फिर z माइनस z1 होगा और नीचे c आ जाएगा। यहां इनको चिपका दो तो आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन a की जगह पे 1 चिपका दो, फिर आएगा y माइनस 4 b की जगह पे माइनस 1 चिपका दो, फिर आएगा z माइनस z1 यानी 3 अपॉन c की जगह पर 3 चिपका दो। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म which passes through 1 4 3 and whose direction is 1 minus 1 and 3। अब इस क्वेश्चन को यहां पे हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। अगर तुमसे बोला जाए कि भैया एक काम करिए, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो वेक्टर फॉर्म में तो बहुत ही इजी होता है। पहले तुमको पॉइंट ढूंढना होता है जहां से वो लाइन पास कर रहा,
वो लाइन कहाँ से पास कर रहा है, 1 4 3। देखो सबका कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, z का कोएफिशिएंट 1 है। x के तुरंत बाद माइनस लगा है, y के तुरंत बाद माइनस लगा है, z के तुरंत बाद माइनस लगा है, ये भी सही है। यही दो बातों का ध्यान रखना होता है पॉइंट निकालने के लिए। अब बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 3। माइनस नहीं काउंट करोगे, माइनस तो चाहिए ही। तो 1 4 3 यानी जो वेक्टर आएगा पॉइंट ए मतलब जहां से वो लाइन पास करेगा, वो आएगा 1 4 3 यानी i कैप 4 j कैप और 3 k कैप प्लस लैम्डा। ये तो पता है, ये तो फ्रेम होता है। ए आता है प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या होता है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन हम स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन ये वाले होते हैं। तो ये डायरेक्शन भी तुमको पता है, कितना पता है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप। यानी आई कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, जे कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, और के कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा कुछ आंसर दिख जाएगा। तो ये इसी क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में कर दिया है और इसी क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में कर दिया है। आई होप इतनी बात तुमको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं, मान लो ऐसे लाइन दिया जाएगा तो तुम डायरेक्शन रेशियो पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, फाइंड पॉइंट्स जहां से लाइन पास कर रहा है एंड डायरेक्शन रेशियोज। और लाइन कैसा है, x माइनस 1/4 y प्लस 7/3 z माइनस 1/8। ये पहला है। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था कि x y z के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए और x y z के जस्ट बाद माइनस होना चाहिए। उसके बाद जो बचेगा वो पॉइंट का x y और z कोऑर्डिनेट होगा जहां से लाइन पास कर रहा है। x का कोएफिशिएंट 1 है, x के जस्ट बाद -1 है, क्या बचा 1। यानी ये जो पॉइंट है जहां से पास कर रहा होगा लाइन 1 हो गया। यहाँ पे प्लस है यानी माइनस होना चाहिए, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस लेके आओ और -7 ऐसे लिख सकते हो ना। तो बचा क्या यहाँ पे -7, तो दूसरा पॉइंट -7 आ जाएगा और z के बाद फिर से 1 है, ये आ जाएगा। यानी ये पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन, और इसका डायरेक्शन क्या होगा 4 3 8। यानी डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 8 आ जाएगा। ये डायरेक्शन आ गया और ये पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3/1 y प्लस 4 इधर 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर भी 4 कर दे रहे हैं और इधर कर दिया z माइनस 1/6। अब तुमको पॉइंट भी निकालना है और वैसे ही डायरेक्शन रेशियो भी निकालना है। ठीक है, चलो पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या बोला था, कोएफिशिएंट को 1 रखना है। तो पहले यहाँ तो 1 रख लो, यानी 2 ऊपर से कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा -3/2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ नीचे 2 बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस लेके आना है तो इसको -4 लिख दो डिवाइड बाय 4, और इसमें कोई दिक्कत नहीं तो इसको z माइनस 1/6 लिख। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कितना आ जाएगा 3/2 -4 1 और डायरेक्शन कितना आ जाएगा 2 4 6। डायरेक्शन कितना आ गया 2 4 6। लेकिन ये पहले लेक्चर में हमने बताया था कि डायरेक्शन रेशियो जब लिखा जाता है तो उसमें अगर कुछ कॉमन है तो उसको हटा दो पहले। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो अच्छा लिख सकते हो वो लिख सकते हो 1 2 और 3। यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, इसको भी कोई काट नहीं देगा। लिख दोगे मान लो गलती से तो नंबर मिलेगा, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है जब HCF 1 हो तभी माना जाता है उसका, क्योंकि क्वेश्चन में हरदम ऐसे दिया जाएगा कि जब HCF क्या होगा 1 होगा। अगर तुमने ये भी लिख दिया है तो बेटा कोई काट नहीं सकता इसको, तुम कोर्ट चले जाना अगर काट दे तो। ठीक है, सही मान लिया जाएगा इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, x माइनस 7 बराबर y प्लस 3/6 इज इक्वल टू z। अब यहां तुम्हें बताना है वही सिर्फ पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको वैसे लिखोगे तो आएगा x माइनस 7
नीचे कुछ नहीं तो 1 रहा होगा। ये y माइनस ऑफ -7 लिख देंगे, नीचे 6 है। यहाँ पे z के साथ कुछ नहीं लिखा तो z माइनस 0 कर देंगे और नीचे कुछ नहीं रहा होगा तो 1 कर देंगे। यानी यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा जहां से लाइन पास कर रहा वो है 7, -7, 0 और जो डायरेक्शन है वो है 161। क्या विद्यार्थी लोग समझ पा रहे हो इस बात को? विद्यार्थी लोग समझ पा रहे हो इस बात को? क्योंकि देखो इसमें तुम्हें पॉइंट्स निकालना और डायरेक्शन निकालना अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं जितने भी पॉसिबल तरीके वो सब करा दे रहा हूं। दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 3/7 कॉमा, क्या लिख दिया यहाँ पे हमने, कॉमा लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया y z माइनस 1, कॉमा लगा दिया और उसके बाद लिख दिया हमने z प्लस 1, चलो प्लस 2 कर दिया। अब ध्यान से देखो इस कॉमे का मतलब क्या है। देखो अगर दोनों के बीच में इक्वल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ इक्वल, इधर इधर, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे तुम 1 लिख सकते हो। 1 लिख दिया बराबर y प्लस 3/7 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब जब तुम यहाँ इक्वल लगाओगे तो नीचे 1 नहीं आएगा, अब कितना आएगा 0 आएगा। ये बहुत ध्यान से सीखना इस बात को। कभी भी कॉमा लगा होता है इसका मतलब होता है कि जो डायरेक्शन है इसका वो 0 है, 0 के अलोंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो 4 आएगा, यहाँ माइनस माइनस होगा यानी -3 आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस होगा यानी -2 आएगा। तो 4 -3 -2 आएगा और जो डायरेक्शन आएगा वो 1, 7 और 0 आएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। ये है डायरेक्शन रेशियो पॉइंट निकालने का तरीका। इनमें से बस अब कुछ नहीं हो सकता, जितने केस हमने डिस्कस किए हैं बस यही केस हो सकते हैं, ठीक है। वैसे कि हमको पता है कि एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो होता है 1, 0, 0, ये एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का कितना होता है ये हमने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, 0, 1, 0। तो अगर हम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन लिखें अगर एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस कहां से पास करेगा, 0,0,0 से पास करेगा, यानी x माइनस 0 अपॉन डायरेक्शन रेशियो कितना 1, y माइनस 0/0 और z माइनस 0/0, ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तुम लिख सकते हो। मैंने बोला था कि कभी भी अगर नीचे 0 आता तो उसको कॉमा करके लिखा जाता है, यानी इस इक्वेशन को तुम सेम ऐसे भी लिख सकते हो, x, y, z, है ना। यहाँ पे देखो x क्या है, x माइनस 0 लिख दोगे अपॉन 1, यहाँ पे तुम्हें अपॉन 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, इसको यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा अपॉन 1, यानी x माइनस 0/1 कर दो, कॉमा y और कॉमा z, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोनों में, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा दिया है, इसका मतलब y के नीचे भी 0 है और z के नीचे भी 0, दोनों के नीचे 0 इसलिए 2 कॉमा लगा दिए, ठीक है। ऐसे y एक्सिस की क्वेश्चन लिखना हो तो तुम समझ गए होगे क्या करना पड़ेगा। ये हमने सीख लिया x एक्सिस y एक्सिस की क्वेश्चन पढ़ना, वेक्टर फॉर्म में कैसे इक्वेशन लिखते हैं स्ट्रेट लाइन के भी पढ़ लिया है, और कैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं वो भी पढ़ लिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उससे पहले ना हम 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ ले रहे हैं। अगर तुम्हें 2 पॉइंट दिया जाए x1, y1, z1, और एक पॉइंट दिया गया है x2, y2 और z2, और तुम्हें इक्वेशन लिखना है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म, तो मान ले रहे हैं कि यहां से वो पॉइंट पास कर रहा है, यानी वो लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को तुम मान सकते हो कि लाइन यहां से पास कर रहा। लाइन तो वैसे दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन फॉर्मूला लिखने एक तरीका है, होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें तुमको पहले से लेट करना पड़ता है कि यहाँ से पास करेगा या यहाँ से पास करेगा। हमने मान लिया है कि यहाँ से पास करेगा, तो उसमें तुम्हें क्या लिखना पड़ता है, x माइनस x1, जो पॉइंट जहां से पास करता है, यानी कहां से पास, इसको माना है तो यहां से आएगा x1 डिवाइडेड बाय, अब तुम्हें डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन हमने देखो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर 2 पॉइंट दिए गए हो तो उनके बीच डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, कैसे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1,
यानी यहाँ पे जो तुम ए यूज करोगे, ए के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो अब ए तुम कैसे निकालोगे, जो तुमको फॉर्मूला पहले से पता है, ए की वैल्यू यानी डायरेक्शन रेशियो दो पॉइंट के बीच कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने यही सेम चीज माइनस किया है जो यहाँ माइनस किया है, तो तुम्हें यही ध्यान रखना है, जो यहाँ माइनस में रखोगे वो नीचे भी वही माइनस में आएगा, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा। यहाँ पे अब आएगा y माइनस y1, तो नीचे आ जाएगा y2 माइनस y1। यहाँ आ जाएगा z माइनस z1, तो नीचे आ जाएगा z2 माइनस z1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है। जब 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे स्ट्रेट लाइन पता करने के लिए, तब हम इक्वेशन इससे निकालेंगे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। चलो, एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 1 2 एंड -1 4 7, ठीक है। हमने मान लिया है कि यहां से वो पॉइंट पास कर रहा है, ठीक है, वो लाइन जो है वो यहां से पास कर रहा है, ऐसा मान लिया है। तो आएगा x माइनस x1 मतलब 1 अपॉन x2 माइनस x1, -1 यानी -2, y माइनस y1 यानी 1 अपॉन y2 माइनस y1, y4 माइनस 1 3, z माइनस अबे यार z माइनस इधर z1 यानी 2, और इधर 7 माइनस 2 यानी 5। ये आ गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर हम तुमसे पूछा जाए कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो बहुत इजी हो जाएगा, वेक्टर आर लिखेंगे, पॉइंट कितना आ गया 1 1 2, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन क्या आएगा -2 3 5, यानी -2 आई कैप 3 जे कैप और 5 k कैप। ये आ गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। यानी अगर 2 पॉइंट फॉर्म से पूछेगा तो उसको तुम पहले ऐसे लिख सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में, और फिर वहां से तुम क्या लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं जनरल पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मान लो तुम्हें कोई स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ठीक है, और उसका इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तुमको पता है कि यहाँ पे एक जनरल पॉइंट होगा, वो मान लेना पॉइंट ये है, जो कि कहाँ से पास कर रहा है, x1 y1 और z1। देखो ये लाइन x1 y1 z1 से पास कर रहा, तो उसको हमने लेट कर लिया कि वो यही पॉइंट है जहां से वो लाइन पास कर रहा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी दिया गया है जो कि a b और c है। होता क्या है, अगर इसी लाइन पे, ठीक है, इसी लाइन पे इस पॉइंट से, ध्यान से देखना, एक पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन पे, ये जो 3D स्ट्रेट लाइन दिया गया है, इसी पे हम एक पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस के बाद इसी लाइन पे मिले, ठीक है, इसी लाइन पे इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस गिवन होगा कि इतने डिस्टेंस या इतने यूनिट बाद जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हमको बताओ क्या होगा, तो उसको बोलते हैं जनरल पॉइंट निकालना, ठीक है। तो वो कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। अभी थोड़ी देर के लिए मान लेना वो r डिस्टेंस है, यानी इस पॉइंट से r डिस्टेंस बाद वो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 वो इसी लाइन पे है, और इसी पॉइंट से r डिस्टेंस बाद इसी लाइन पे जो पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट तुमको बताना कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना होता है, इसमें r डिस्टेंस दिया गया तो यहाँ r लिख दो, इसको बराबर करोगे तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू ये ए आर हो जाएगा इधर, और प्लस x1 आ जाएगा, यानी इसको तुम ऐसे लिख दो x1 प्लस ए आर कर दो, या लैम्डा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए आर, ठीक है। सिमिलरली y जो जनरल पॉइंट आएगा, देखो इसको बराबर करोगे तो बी आर हो जाएगा, और इधर y1, यानी इसको अगर हम लिखें तो आएगा y1 प्लस बी आर, और z लिखेंगे तो आएगा z1 प्लस सी आर। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा जहां से तुम्हें निकालना है, ठीक है,
जहां से तुम्हें निकालना है कोऑर्डिनेट डिस्टेंस के बाद में, पहले स्टार्ट वहीं से करना, यानी इसका x1 कोऑर्डिनेट कहां से स्टार्ट होगा, x1 से, और उसमें कितना जोड़ देना है तुम्हें, AR जोड़ देना है, और यानी ये लेंथ जो होगा वो AR के हिसाब से जुड़ेगा x कोऑर्डिनेट में। फिर तुमको y वाला लिखना है, y वाला लिखना है तो स्टार्ट वहीं से करना है y1 से, कितना जोड़ देना उसमें, BR जोड़ देना है, और फिर जो z वाला लिखोगे तो स्टार्ट वहीं से करना है और उसमें कितना जोड़ देना, CR जोड़ देना। यानी यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा जनरल पॉइंट। अब ध्यान से देखो, वो डायरेक्शन नहीं बताएगा तुमको कि किस डायरेक्शन में तुमको पॉइंट चाहिए, ठीक है बेटा। तो R डिस्टेंस अगर तुमसे बोला है तो तुम R डिस्टेंस इधर भी चल सकते हो और R डिस्टेंस तुम इधर भी चल सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन तो बताया नहीं। तो जब इधर चलोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो दो डिस्टेंस, दो पॉइंट तुमको मिल गए तुम्हें एक साथ दो पॉइंट मिल जाएंगे x1 प्लस आर, x1 माइनस, ठीक है। यानी यहां पे जो पॉइंट आएगा वो x1 माइनस AR, y1 माइनस BR, z1 माइनस CR आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जनरल पॉइंट होता है, किसी भी लाइन में तुम लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी लाइन में जनरल पॉइंट अगर तुम्हें मानना होता है तो यही मानते हैं हम ऐसे करके। ये तो हमने डिस्टेंस के फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज हम लैम्डा के फॉर्म में, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया तो वैसे भी लाए। ये डिस्टेंस के फॉर्म में अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट पूछा गया तो तुम R मान के कर देना, और अगर तुम्हें सिर्फ जनरल पॉइंट लिखना है तो बहुत अच्छा होता है कि तुम लैम्डा मान लो, ठीक है। बराबर क्या मान लो, लैम्डा। अगर तुम्हें सिर्फ पॉइंट ही चाहिए, डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस है तो R इसलिए हमने डिनोट किया क्योंकि डिस्टेंस डिनोट करता है। अगर तुम्हें इस पे एक जनरल पॉइंट चाहिए तो तुम लैम्डा मान के लिख दोगे, तो वहां पे जनरल पॉइंट जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, जनरल पॉइंट पूरा लिख देना, ठीक है। वो आ जाएगी x1 प्लस ए लैम्डा, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा, इतना आ जाएगा, जनरल पॉइंट आ जाएगी, ठीक है। कैसा आ जाएगा, ये जनरल पॉइंट आ जाएगा इस लाइन पे। कभी भी किसी लाइन पे तुम्हें पॉइंट मानना है तो तुरंत ये पॉइंट मान लेना, ठीक है। ये इसी लाइन पे लाई करेगा। डिस्टेंस दिया गया, कोऑर्डिनेट निकालना है तो इससे कर लेना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बोला गया है कि एक लाइन है x माइनस 1/1, y माइनस 3/4, z प्लस 1/-3, मान ले रहे हैं वो लाइन ये है, और बोला गया है कि इस पॉइंट से, यानी 1, -3 और -1, इस पॉइंट से जो भी दिया गया है, इस इधर की तरफ 2 यूनिट डिस्टेंस बाद जो कोऑर्डिनेट आएगा उसका आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है, 2 यूनिट बाद। चलो, यानी यहां से हमको r की वैल्यू पता चल गई है 2, कितने यूनिट बाद, 2। हमको पता है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा उसमें सबसे पहले 1 आएगा, 1 प्लस क्या हमने लिखा था वहां पे, याद करो, आर की वैल्यू क्या है 2 और a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 यानी कितना जोड़ देना इसमें, +2। फिर लिखेंगे -3 प्लस बी कितना है यहाँ पे 4, r कितना है 2, 4 इंटू 2 8, इसमें कितना जोड़ देंगे हम 8, कॉमा, अबे यार 8, फिर कॉमा, फिर कहां से स्टार्ट करेंगे, -1 से, फिर प्लस सी आर कितना, -3 इंटू 2 -6, यानी यहाँ पे -6 जोड़ देंगे, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, 8 - 3 यहाँ पे बचेगा 5, और ये -6 यानी -7 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा ये वाला वो लगभग होगा 3, लगभग क्या यही होगा 3, 5 - 7। अब यही 2 यूनिट उन्होंने बोला है, सिर्फ डायरेक्शन तो बताया नहीं, तो तुम 2 यूनिट पीछे भी आ सकते हो। तब जब यहाँ आओगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ रहा है वहां पे, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक, 3D वाली जो भी कॉन्सेप्ट है सीख रहे होगे, ठीक है। यहाँ तक तुमको चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा, फिर वेक्टर फॉर्म में पढ़ा उसको, फिर उसमें हमने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीखा, पॉइंट निकालना सीखा, जनरल पॉइंट निकालना सीखा, और फिर जनरल पॉइंट के साथ साथ उस पर कोऑर्डिनेट फाइंड करना सीखा उसी लाइन पे, ठीक है।
डायरेक्शन कैसे कैसे हमको दिया जा सकता है ये भी हमने सीखा, ठीक है, कि अगर वो भी हमने सीखा कि अगर मान लो एक लाइन है, दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो जो दो गिवन वेक्टर हैं उनका जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो गिवन लाइन के पैरेलल आ जाएगा, और जैसे उसके पैरेलल आ गया यानी लाइन का डायरेक्शन तुमको मिल जाएगा। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है जो कि किसी भी फॉर्म में हो, बट वो लाइन के पैरेलल हो, या तो लाइन के अलोंग हो, या तो लाइन के साथ कॉन्साइड कर जाए, तो उसका ही डायरेक्शन हम मेन लाइन का डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन या इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। इसके बाद पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस की इक्वेशन भी लिखी थी, वाई एक्सिस की इक्वेशन भी लिखी थी, ठीक है, वो सब तुमको पता होगा कैसे किया था मैंने। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है एक लाइन का गिवन पॉइंट से। चलो मान ले रहे हैं ये तुम्हारा एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी, और यहाँ पे एक पॉइंट है P। यार यहाँ हमने x1 y1 z1 मान लिया है, अब यहाँ पे ऐसा क्या माने कि कॉन्साइड ना कर जाए, हाँ क्या माने, x2 y2 z2 मान ले रहे हैं, ABC भी नहीं मान सकते हो, LMN भी नहीं मान सकते हो क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन डिनोट करता है। क्या माने यहाँ पे, चलो x2 y2 z2 मान ले रहे हैं, यानी एक पॉइंट P है x2 y2 z2 जिसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस और लाइन, पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हरदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोला जाता है, ठीक है। यानी ये तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, इस लाइन से इस पॉइंट का, ठीक है। तो जब सबसे पहला स्टेप होगा ना, स्टेप 1, कभी भी अगर तुम्हें इमेज निकालना है या फिर डिस्टेंस निकालना है, उन दोनों में जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि तुम्हें एक पॉइंट मानना होगा, वो भी जनरल पॉइंट, ठीक है। यहाँ इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट मानना होगा, और ऐसा मान लेना कि वो पॉइंट यहीं पे है। तो लाइन पे अगर तुम जनरल पॉइंट मानोगे, तो लाइन पे जनरल पॉइंट क्या मानते हैं हम, x1 प्लस ए लैम्डा, ये बढ़ाया थोड़ी देर पहले, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा, यानी ये वही पॉइंट है, इसको मान लेंगे। ये है x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियोज पॉइंट P और इस पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ठीक है। ओ माय गॉड, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हम क्यों बोल दे रहे हैं थोड़ी देर। फाइंड DRS ऑफ PQ, यानी जो PQ लाइन है, P तो पॉइंट दिया गया है और Q ये है, तो इसका हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन फाइनली दोनों परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो हमको पहले से पता है कितना है, ABC, ये तो गिवन रहेगा इस लाइन का, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, एक पॉइंट ये पता है और एक पॉइंट ये पता है, ये वाला है ना। तो इसका पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो निकल आएगा और इसका डायरेक्शन रेशियो तुमको दिया गया है। इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, दो पॉइंट के बीच का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1।
वही काम इसमें करेंगे हम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इससे करते हैं ना, ये माइनस ये, यानी x1 प्लस ए लैम्डा माइनस x2, दूसरा y1 प्लस बी लैम्डा माइनस y1 y2, और तीसरा z1 प्लस सी लैम्डा माइनस z2। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो वो छोटे छोटे डेटा दिए जाएंगे। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच का जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट होगा, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये तुम्हारा थर्ड स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, और ये थर्ड स्टेप है। ये अप्लाई करोगे तो यहां से तुम्हें क्या निकल मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। और जैसे लैम्डा मिलेगा उसको इसमें रख देना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट मिला तो P पता है, Q पता है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है अभी समझने में दिक्कत आ रहा हो, बट तुम्हें स्टेप तो लिख ही लेना है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, स्टेप तुम्हें जरूर लिख देना। पहला स्टेप क्या है कि जनरल पॉइंट मान लेंगे उसी लाइन पे, इस पे, उसके बाद DRS निकालेंगे, यानी उस पॉइंट को हमने P मान लिया जिससे डिस्टेंस निकालना है। जो जनरल पॉइंट लाइन पे मानना उसको हमने Q मान लिया है, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पहले से गिवन है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। वहां से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, और इस पॉइंट का और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और ये जो पॉइंट आया है क्यों, इसी को फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। कभी कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो भैया क्यों का आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे लैम्डा मिलेगा यहाँ पे रख देना, वो उसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मान ले रहे हैं यहाँ पे एक लाइन है, x माइनस x1 अपॉन 4, y माइनस y1 अपॉन 1, z प्लस 2 अपॉन 3, और यहाँ पे एक पॉइंट P है 1 2 माइनस 4 3 4 2 ले लिया। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना इस लाइन से। अब फिल करना बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरल पॉइंट लिखना है। कैसे लिखना है, लैम्डा मान के। तो यहाँ पे जो जनरल पॉइंट आएगा, लैम्डा मान लोगे यहाँ पे, तो आएगा 4 लैम्डा, और x निकाल, इसको बराबर करोगे तो 4 लैम्डा प्लस 1 आएगा, यानी यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 4 लैम्डा प्लस 1 आ गया इस वाले कोऑर्डिनेट। फिर आ जाएगा लैम्डा प्लस 1, फिर आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, इसको बराबर करोगे तो 3 लैम्डा माइनस 2 आ गया, यानी यहाँ पे पॉइंट आ गया, यानी स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या था, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना। वो कैसे आएगा, 4 लैम्डा प्लस 1, यानी x2 माइनस x1 कितना, -3, फिर y2 लैम्डा प्लस 1 माइनस y1 कितना 4, फिर z2 कितना 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस z1 माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा, और इधर आएगा -2 कॉमा लैम्डा, और ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लैम्डा -4 हो जाएगा, यानी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज आ गया, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गया है। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हमको पहले से पता है, 4 1 और 3, ठीक है, 4 1 और 3। अब देखो हमको पता है अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट होता है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, और इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, यानी यहां से आ जाएगा 4 इंटू, यानी a1, ये है a1 इंटू a2, 4 लैम्डा -2 प्लस 1 इंटू लैम्डा -3 प्लस 3
इंटू 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहां से आ जाएगा 16 लैम्डा माइनस 8 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस 9 लैम्डा माइनस 12 बराबर 0। यहां तक समझ में आया बच्चा? अब देखो 16 लैम्डा प्लस एक ये 17 लैम्डा और 17 लैम्डा और इधर 9, 17 और 3 20 यानी 26 लैम्डा। इधर ये -8 है और -3 -11 और -12 यानी -23 बराबर 0। ये बहुत ही खतरनाक सा लैम्डा आ गया है क्योंकि ये हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है, जब तुम क्वेश्चन दिया जाएगा तो अच्छा सा सुंदर सा लैम्डा आएगा, 1 आ जाएगा, कभी -2 आ जाए, कभी 2 आ जाए, कभी हाफ आ जाएगा, इतना सा भयंकर सा तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन देख के नहीं लिखे तो हमारा डेटा थोड़ा सा अजीब हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा इसको। अब ये लैम्डा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये लैम्डा जो आया है तुम्हारा, इसको तुम यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, तो यहां पे ना इसको जब रखोगे तो यहां पे एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और वो पॉइंट जो है वो क्यू पॉइंट आएगा, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा मान ले रहे हैं, पॉइंट आ गया 1 -2 और 7। ठीक है, ये पॉइंट क्यू आ गया। अब ध्यान से देखना, अब ये क्यू पॉइंट पता है, पी पॉइंट पता है, इनके बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो ऐसे करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्शन, वो डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्टेंस वही क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी ये कोऑर्डिनेट्स आ गया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो? कोऑर्डिनेट्स होगा। ये तो लैम्डा की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आएगा ना, ये कोऑर्डिनेट्स होगा। किसका कोऑर्डिनेट्स होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। चलो, अब अगर तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रही हो तो एक कॉन्सेप्ट होता है इमेज निकालना, वो भी सीख ले रहे हैं ना। इमेज ऑफ अ पॉइंट। अब ध्यान से देखना विद्यार्थी, यहां पे क्या होगा? तुम्हें एक लाइन दिया जाएगा, वो लाइन क्या है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट P का नाम है x2, y2 और z2, और तुम्हें इसका इमेज निकालना है। इमेज मतलब तुम समझ गए होगे, जितना दूर यहाँ से है उतना ही दूर नीचे बनेगा ये। तो इस इमेज को मान ले रहे हैं P डैश। इसको हमने पहले बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हम Q मान के चलना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने Q माना था। ठीक है, अब देखो Q निकालना तुमको आता है। क्यों आता है ये तुमको पता है, Q निकालना आता है। Q कैसे निकालते हैं? जनरल पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, उस पे a लैम्डा, x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा। एक जनरल पॉइंट आ जाएगा जिसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी Q का कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे। फिर उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे विद P, जो कि पॉइंट ऊपर दिया जाएगा। कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 वाले फार्मूले से, तो उसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। अब इसका डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। वहां से हमें लैम्डा निकल आएगा और लैम्डा की वैल्यू जैसे उस जनरल पॉइंट में रखेंगे पॉइंट Q आ जाएगा। यह भी थोड़ी देर पहले हमने पीछे सीखा है। अब हमको बताना है P डैश। P डैश क्या है? P का इमेज है या रिफ्लेक्शन है। तो ये बताओ, जितना दूर ये बना है उतना ही दूर ये नीचे गया होगा, तो P और P डैश का जो मिड पॉइंट है वो Q होगा। और Q के कोऑर्डिनेट तुमको पता है, अभी तुम निकालोगे। थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए हम मान ले रहे हैं कि वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गया है 1 4 7। बस एक तरीका बता रहे हैं कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो जो P और P डैश का मिड पॉइंट Q है ना, यानी अगर तुम इसका कोऑर्डिनेट मान लो x y और z आया होगा, यानी जो P डैश है जो तुम निकालना, जो तुम्हें इमेज निकालना है वो इमेज x y z आ गया है। तो इसको कैसे निकालोगे x y z को? इसका मिड पॉइंट तुम्हें ये पता है, यानी हम क्या करेंगे x प्लस x2, ये भी पता होगा, अपॉन 2। वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा?
x प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट होगा ना इसका मिड पॉइंट, y प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z प्लस z2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट तो नहीं हो सकते, तो एक तो तुम निकाल ही लोगे, एक तुमने ये लेट कर लिया है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर कर देना, इसकी वैल्यू इसके बराबर कर देना, इसकी वैल्यू इसके बराबर कर देना, वहां से एक्स वाई जेड निकाल लेना, और वही एक्स वाई जेड क्या होगा, इमेज ऑफ अ पॉइंट होगा। ठीक है, क्या होगा, इमेज ऑफ अ पॉइंट होगा। उसको निकालने के बाद जो भी आंसर आए उसको फाइनल लिख देना। यानी मेन है तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, और ये निकालना तुम सीख गए होगे, अभी 2 या से 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप के। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद इमेज ऑफ पॉइंट निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है बच्चा, चलो ये हमने पढ़ लिया इमेज ऑफ पॉइंट। अब आते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब देखना, दो लाइन भी दो तरीके की हो सकती है, तुमको समझाते हैं। देखो ये दो लाइन है, एक तो ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, और एक होती है नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब नॉन पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो वो हरदम इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस मतलब होती है जो पैरेलल ना हो, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो देखो 100% कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा जरूर। एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो बाद में कहीं ना कहीं देखो दूर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो हरदम मेंटेन है, यानी ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये पैरेलल लाइंस है। ये कैसी लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, यानी दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और दो नॉन पैरेलल लाइन कभी पैरेलल नहीं हो सकती। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कब, जब दोनों एक प्लेन में ना हो, दो पैरेलल लाइंस नहीं है, लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो दोनों लाइन अलग अलग प्लेन में हो। समझाते हैं, मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये देखो दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक चाहे जितना बढ़ा दो, ये इसको ऐसे बढ़ा दो, ठीक है, ऐसे निकल जाएगी ये ऐसे निकल जाएगी, लेकिन दोनों पैरेलल नहीं है। देखो पैरेलल लाइंस ये हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये दोनों एक प्लेन में भी रख दोगे तब भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तुमको, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो वो अलग अलग प्लेन पे ही होना चाहिए। एक मान लो इस प्लेन पे लाई कर रहा है ऐसे, तो दूसरा ऐसे इस प्लेन पे लाई कर, अब ये देखो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यही मतलब तो समझाएंगे। जैसे देखो जहाज उड़ता है, एक जहाज ऐसे उड़ा और एक जहाज ऐसे उड़ा, ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या इधर से निकल जाएगा ये इधर से निकल जाएगा, क्योंकि इसका प्लेन ये है और इसका प्लेन ये है, दोनों एक प्लेन पे नहीं। अगर एक ही प्लेन पे होंगे तो इधर से आएगा ये इधर से आएगा, तो टक्कर हो जाएगा फिर। समझ पा रहे होगे बात को। चलो ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जब लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा। मान लो एक लाइन ये है, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा ना तो उसको वेक्टर फॉर्म से ही करना, बहुत इजी आएगा। इसको हमने लिख दिया a1 प्लस b, और दूसरा है a2 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे पॉइंट्स तो हमने अलग अलग लिए हैं कि किसी दूसरे, ये a1 से पास कर रहा होगा, ये a2 से पास कर रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों को हमने इक्वल लिया। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, और अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, सॉरी डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो हमने डायरेक्शन दोनों का सेम लिया है, और तुमको भी लाइन में सेम मिलेगा ही। हाँ कॉफिशिएंट थोड़ा सा हो सकता है चेंज कर दें, ठीक है। अब देखो ये है a1 ये है a2, जरूरी नहीं कि a1 a2 सामने सामने हो, a1 a2 दूर दूर भी हो सकते हैं। मान लो a1 यहाँ पे आ रहा होगा a2 यहाँ पे आ रहा होगा, उससे मतलब नहीं है तुमको, a1 यहाँ कर दो a2 यहाँ कर दो, ठीक है।
अब ये जो है इसका डायरेक्शन क्या है बी, और इसका भी डायरेक्शन क्या है बी। हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हमको ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए डी, यहां से यहां तक। अच्छा, अगर ये A1 है ये A2 है तो इसको तुम मिला सकते हो, और ये जो नया वेक्टर बना दो इसको A1 A2, इसको नया वेक्टर क्या बना सकते हो, A1 A2। अब ये जो A1 A2 वेक्टर है और ये जो B वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा बना रहा तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा। अब इसको फील करो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना डी, ये डी डिस्टेंस आ जाएगा मॉड A2 माइनस A1, मॉड A2 माइनस A1, यहाँ पे साइन थीटा लगाओगे तो ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस का यूज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। यानी ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी वो आ जाएगा A2 माइनस A1 साइन थीटा। इसको फील करो ट्रायंगल से बना के, ट्रायंगल से बना के फील करो तो समझ में आ जाएगा, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आएगा डी अपॉन ये, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यानी यहां से जब साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो आएगा डी अपॉन A2 माइनस A1, तो यहां से ये आ गया। अब हमने क्या किया, क्योंकि जो थीटा है वो थीटा किसके किसके बीच का है, A2 माइनस A1 और B के बीच का है ना, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन क्या है, B डायरेक्शन के बराबर है। तो जो थीटा है वो थीटा एंगल बिटवीन A2 माइनस A1 और B का है। जो थीटा है वो क्या है, A2 माइनस A1 और B के बीच का एंगल है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसमें हमने मॉड बी ऊपर और मॉड बी नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वही बी ये जो दिया गया है। अब इसमें देखो, इसको शॉर्टकट में क्या लिखा हुआ है, मॉड A2 माइनस A1 क्रॉस बी अपॉन मॉड बी, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ये कैसे आया, क्योंकि हमको पता है A क्रॉस B का मॉड क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा, और ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन A और B, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा में पता था एंगल बिटवीन A2 माइनस A1 और B के बीच का, तो हमने मॉड B से मल्टीप्लाई मॉड B से डिवाइड कर दिया, तो ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, मॉड मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ B, और B वेक्टर तुमको पता होगा, A1 भी पता होगा और A2 भी पता होगा। बस तुम्हें यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसका मॉड निकाल लेना है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आ जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, ठीक है बेटा। इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, मान ले रहे एक लाइन है R बराबर I प्लस 2J माइनस 3K प्लस लैम्डा टाइम्स 3I 4J माइनस के, और दूसरा लाइन है R माइनस 2I माइनस 3J प्लस K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3I 4J माइनस के। ये दोनों बराबर ही होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो कुछ मल्टीप्लाई होगा जो कि तीनों में होगा। मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते 6I 8J माइनस 2K, तो यहाँ से तुम जब 2 कॉमन ले लोगे तो फिर से यही सेम चीज आ जाएगा यहाँ पे, और क्योंकि लैम्डा तो कांस्टेंट ही होता है तो 2 लैम्डा भी एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो उसको नया कांस्टेंट मान लेना, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो बराबर ही होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस होगा तो डायरेक्शन 100% बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हें दिया गया है A1 और ये तुम्हें दिया गया है A2, और इन दोनों में से किसी एक को मान लो B, दोनों बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखना, B मान लो। तो पहले निकाल लो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब क्या होगा, माइनस 2I माइनस 3J प्लस के माइनस माइनस टाइम्स ये I प्लस 2J माइनस 3K, ये है तुम्हारा A2 और ये है तुम्हारा A1। यहां से कोई नया वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर B तुमको पहले से पता है कितना है, 3I 4J माइनस के। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, ये A2 माइनस A1 को तुम नया वेक्टर कैपिटल A मान सकते हो, ठीक है। यानी ये आ गया कैपिटल A। अब तुम्हें निकालना क्या है, कैपिटल A क्रॉस B अपॉन मॉड B,
यही हो जाएगा डिस्टेंस। ये तुम्हें पता है, ये वेक्टर जो भी आएगा माइनस करने के बाद, और ये दूसरा वेक्टर ये पता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है ऐसे करके, ठीक है। और जो नया वेक्टर आएगा उसको यहाँ पे रख देना है, उसका मॉडुलस ले लेना है, और डिवाइड बाय बी का मॉडुलस। ये तो बहुत इजी है, यही से मॉडुलस निकाल सकते हो। मॉडुलस निकालना आता होगा। इसका मॉडुलस मतलब क्या होगा, इसका मॉडुलस मतलब होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा। अब जब तुम ये करोगे ना, ए वेक्टर निकालोगे तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म में आएगा। जब तुम ए क्रॉस बी करोगे ना, ये इसका यानी ये जब ये करोगे ना तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म में आएगा। मान लो आ गया होगा i + j - k। तो अब इसका मॉड निकालना है। इसका मॉड मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बाकी नीचे जो भी आ जाएगा उसे डिवाइड कर देना। ये तो छोटी छोटी चीजें यार, ये तो पता ही होगा, तभी तो तुम पढ़ने आए हो यहाँ पे, नहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब आते हैं डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा जो दो हमने बोला, अभी क्या बोला था हमने कि दो अगर नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो वो अगर अलग अलग प्लेन पे हैं, अलग अलग प्लेन पे हैं, तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं और एक ही प्लेन पे हैं तो वो 100% इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। यानी अगर दो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो फिर अलग अलग प्लेन्स पे होंगी, और ऐसे लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस पूछा जाता है वो शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा जाता है, ठीक है। स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस पूछा जाता है वो शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा जाता है, कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना होगा। फिर से समझाते तुमको। एक ये है लाइन, एक ये है लाइन, एक ये है लाइन, ठीक है, ऐसे ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो इसके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा ना, ऐसे मान ले रहे हैं ना थोड़ा सा हम, एक ये लाइन है, एक ये लाइन, तो इनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा ना वो परपेंडिकुलर लाइंस होगा। एक ऐसा लाइन जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो ना, तो एक ऐसा लाइन होगा जो इसके और इसके दोनों को परपेंडिकुलर होगा, तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस को दिखाएगा। वही अपन को ढूंढना होता है, ठीक है, वही हमको ढूंढना होता है कि वो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है। मान ले एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों अलग अलग प्लेन पे हैं, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये ऐसे निकल जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। बट 2D में लगता है कि ऐसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा नहीं। एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये ऐसे निकल जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। कोशिश करते हैं समझाने की। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये है a1 + लैम्डा टाइम्स b1। इस बार b1 और a1 आएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन भी अलग है, तो इसका भी डायरेक्शन अलग ही होगा क्योंकि नॉन पैरेलल है, इसलिए एक का b1 होगा तो दूसरे का क्या होगा, b2 होगा। ये डायरेक्शन है, ठीक। एक लाइन ये है a1 + लैम्डा टाइम्स b2, और एक ये है a1 + लैम्डा टाइम्स b1। अब यहाँ पे एक पॉइंट होगा a1 और यहाँ पे एक पॉइंट मान ले रहे होगा a2, मान क्या ले रहे होगा ही। तो एक वेक्टर हमने ये निकाल लिया a1 a2, एक निकाल लिया a2 - a1, ठीक है, a2 - a1। इसमें बहुत समझाने का मतलब है, फिर तुम्हें बहुत चीजें आनी चाहिए। इसका हम तुमसे बोलेंगे अभी कि भैया ये परपेंडिकुलर है, इसका हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं इस पे, बहुत टफ हो जाएगा बोर्ड के लिए ना, इतना तुम्हें समझना नहीं। डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला आएगा वो शॉर्टेज डिस्टेंस d का वो आएगा a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, b1 मतलब वही जो डायरेक्शन दिए जाएंगे, अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, और फिर इसका भी मॉड, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस। यानी तुम्हें करना क्या है, b1 क्रॉस b2 निकालना है, जो डायरेक्शन दोनों अलग लाइंस अलग अलग होंगी, इनका b1 क्रॉस b2 निकालना है, ठीक है। जब b1 क्रॉस b2 एक वेक्टर आ जाएगा, उसका तुम्हें a2 - a1 वेक्टर निकालना है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है।
जब डॉट प्रयोग कर दोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उस पर मॉड लगा देना, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो तो नेगेटिव नहीं हो सकता। और नीचे जो b1 क्रॉस b2 आएगा उसी का मॉड लगा देना और दोनों को डिवाइड कर देना। ये आ जाएगा तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं इसको, शायद समझ में आ जाए। जैसे मान लो एक लाइन दिया गया r इज इक्वल टू आई कैप जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस 3j प्लस के, और एक दूसरा लाइन दिया गया है 2i माइनस 3j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू पता है i प्लस जे माइनस के, और b1 की वैल्यू पता है 2i माइनस 3j प्लस के। इधर a2 की वैल्यू पता है 2i माइनस 3j प्लस के, और यहाँ b2 की वैल्यू पता है i कैप प्लस जे कैप माइनस के। सारा डेटा तुमको गिवन है बेटा, है ना, ये फॉर्मूले में अप्लाई करना है। a2 माइनस a1 निकाल लो, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उसको यहाँ रख दो डॉट, फिर b1 क्रॉस b2 निकाल लो, b1 पता है b2 निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो ऐसे करके, एक वेक्टर आएगा उसको यहाँ लिख दो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके मॉड ले लो, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट करने से आए वही सेम वेक्टर यहाँ लिख के उसका मॉड ले लो। मॉड लेना बार बार बता चुके, आता ही होगा। तो ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निपट जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था अपना 3D का लेक्चर, जितना बोर्ड में आना है हमने सिर्फ उतना ही पढ़ाया है। बाकी अगर तुम्हें और जानना चाहते हो, जेईई मेंस का लेवल का जानना चाहते हो या कुछ और, तो फिर कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में बना सकता हूँ इस पे भी। 3D पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे, बट वो बात की बात है, अभी तुम अपने बोर्ड पे ध्यान दो। बोर्ड का पहले बोर्ड परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, तभी तुम आगे जेईई मेंस और एडवांस के पेपर भी दे सकते हो, क्योंकि उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, अगर वो फिल नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, मेहनत करते रहो, मोटिवेट रहो, जिससे भी तुम्हें मोटिवेशन आता है उससे मोटिवेशन लो। ज़्यादा मोटिवेशन नहीं कि 2-2 3-3 घंटे मोटिवेशन ले रहे हो, थोड़ा बहुत बात किया फिर फ़ोन रख दिया, उनको भी पढ़ने दो, तुम भी पढ़ो। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर दो, फॉलो कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, मज़ा आ जाएगा। बाय बाय।